बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से में मैं हूं यासिर रहमान आपके साथ और हम कोविड-19 के हवाले से बात करेंगे। कोविड-19 पाकिस्तान को कोविड-19 ने बुरी तरह अपनी लपेट में लिया हुआ है। मैं फिगर्स देख रहा था, फिगर्स इस हद तक अलार्मिंग हैं कि अब भी अगर हमने एहतियात ना की और अब भी हमने होश के नाखून ना लिए तो ख़तरा और नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपको बता देते हैं। जी 3039 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं। 88 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और मजमूई अमवात जो हैं वो 1483 हो गई हैं। मुतासरा अफराद की जो मजमूई तादाद है वो तकरीबन 70,000 हो चुकी है। हुकूमत कुछ अर्सा पहले जब NCOC के इजलास हुआ करते थे, वज़ीर आज़म ने भी ये बात की थी कि हमारा जो खदशा था उस खदशे से कुछ जो नंबर्स हैं वो कम हैं। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि SOPs पे जो अमल दरामद की बात की गई थी उस की रोशनी में वज़ीर आज़म ने ये बात की थी और फिर लॉकडाउन में भी कुछ सख्ती थी, बहुत ज़्यादा नरमी नहीं की गई थी। लेकिन हाल ही में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामला दरपेश था उसमें भी और उन्होंने भी रूलिंग दी थी और उसके बाद जो ईद के हवाले से ख़ास तौर पर बेहतियाती बरती गई है, गैर जिम्मेदारी बरती गई है, जिसके बाद हमने देखा कि इस कदर जो है ये नंबर में इंक्रीज आया है कि अब ये 70,000 के करीब हो चुका है। और मैं अस्पतालों की ऑक्यूपेंसी रेशो देख रहा था NCOC के डेटा के मुताबिक तकरीबन 47-50% जो है वो हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी रेशियो हो चुकी है। लेकिन उसके अंदर भी जो वेंटिलेटर्स की मतलूबा तादाद है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है और इसके साथ साथ जो ICU की स्पेस है या अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसीलिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी एयर मार्क कर लिया गया है। सिचुएशन गंभीर है और इस सिचुएशन को गंभीर हमने किया है, शहरियों ने किया है, स्टेक होल्डर्स ने किया है, वो एहतियाती तदबीर ना इख्तियार करके। पूरी दुनिया के एक्सपीरियंसेस हमारे पास मौजूद हैं। चाइना का एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है कि चाइना ने किस तरह से एक शहर तक तकरीबन कंटेन किया, लॉकडाउन किया, उसको बाकी शहरों से कट डाउन कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि दिनों के अंदर और महीनों के अंदर जो सूरत हाल हो बिल्कुल मामूल के मुताबिक आ गई। चाइना फिर बतदरीज ओपन होना शुरू हो गया, चाइना की इकॉनमी फिर बतदरीज ओपन होना शुरू हो गई और फिर जिसे कहते हैं वो जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। इसी तरीके से हमने अगर यूरोपीय ममालिक की बात कर लें तो जर्मनी वो मुल्क हमने देखा कि वहां पर सूरत हाल काफी हद तक बेहतर हुई। पहले अबतर थी, बाद में बेहतर हुई, फिर एक दूसरी लहर भी आई लेकिन उन्होंने उस पर भी काबू पाना शुरू कर दिया है SOPs फॉलो करके। चेक रिपब्लिक एक ऐसा मुल्क है जहां पे हमने देखा कि लोगों ने सिर्फ मास्क पहनना जरूरी करार दिया और उस मास्क पहनने की वजह से लोगों की जिंदगियों में बहुत आसानी आ गई और कोविड-19 एक तरफ पूरा यूरोप जो है इसमें मुब्तला है, बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं। आप UK की बात कर लें, आप फ्रांस की बात कर लें, इटली की बात कर लें, स्पेन की बात कर लें, वहीं पे चेक रिपब्लिक जो है वो बहुत ही उसने कंटेन किया। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की अगर हम बात कर लें, न्यूजीलैंड में भी बहुत एहतियाती तदबीर। इन तमाम ममालिक को इकट्ठा करके अगर इसकी कॉमनैलिटीज को देखा जाए कि वो क्या बातें थी जिसकी वजह से इन ममालिक में नहीं फैला कोविड-19 उस तेजी के साथ जिस तरह से खदशा जाहिर किया जा रहा था, तो एक ही बात है कि इन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया और कई ममालिक ने तो मस्ट कर दिया। और इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रिलीजियसली फॉलो की, जैसे फॉलो किया जाना चाहिए था वैसे फॉलो किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में शुरू में तो हमने देखा कि इसके हवाले से कुछ सोच मौजूद थी, कुछ रशनैल मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और हकीकत है कि लोग चार दीवारी में थे जिसकी वजह से लोगों में भी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, वैसे वैसे लोगों ने SOPs को उस तरह फॉलो नहीं किया जैसे फॉलो किया जाना चाहिए था। शायद लोगों ने यह समझ लिया कि कोविड-19 जो है ये अब जा चुका है, जबकि ऐसे नहीं है। हुकूमत पहले ही ये फोरकास्ट कर चुकी थी कि मई का महीना जो है वो सख्त हो सकता है, इसमें नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन क्या इतने नंबर्स इंक्रीज होंगे ये एक सवाल है और यकीनन NCOC का जब इजलास कल होगा तो इस हवाले से फैसला भी किया जाएगा। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने एक अच्छा फैसला किया, उन्होंने दफा 188 जो है वो लगाई और उसका बुनियादी मकसद क्या है कि लोग मास्क मस्ट पहने। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो मजिस्ट्रेट को यह कहा गया है कि 3,000 रुपए तक जुर्माना भी कर सकता है और उसके साथ साथ यह भी हो सकता है कि वो जेल भी जा सकते हैं।
तो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है, क्योंकि केसेस ज़्यादा हो गए हैं, 2000 से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तो ये फैसला लिया है। अब बाकी जो ज़िले हैं या बाकी जो सूबे हैं वो किस तरह से इसको फैसले लेते हैं, ये देखना बाकी है। इसमें मजीद बात करते हैं। नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, PTI रहनुमा है, उनसे बात करेंगे। और डॉक्टर हसन उरूज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, DG हेल्थ इस्लामाबाद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद जी, सबसे पहले डॉक्टर हसन साहब, मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। डॉक्टर साहब, सिचुएशन तो बहुत गंभीर होती जा रही है, जो फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं, जो डेटा हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि हमारी जो हॉस्पिटल्स की टोटल ऑक्यूपेंसी रेशियो है वो इस वक्त तक आपके पास डेटा क्या मौजूद है, कितनी है जी? जी, अस्सलाम वालेकुम। सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम पहुंचे और आपको भी बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पे दो किस्म के ऑक्यूपेंसी रेशियोज हैं। एक है आइसोलेशन वार्ड, जिसमें आप इस तरह के मरीजों को डालते हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती है। दूसरे वेंटिलेटर वाले जो बहुत सीरियस मरीज हैं, जो वार्ड्स हैं, उनको ऑक्यूपेंसी रेशियो भी हाई है, लेकिन वहां आपको फिर भी जगह मिल जाती है। जो वेंटिलेटर्स हैं उनका मसला ये है, आपके पास पूरे मतलब इस पूरे रीजन में मिला मिलू के तकरीबन 5000 के करीब बेड्स हैं, और वेंटिलेटर्स 350-400 वेंटिलेटर्स भी बन जाते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व है। अब वेंटिलेटर्स की तादाद एक जरा थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये बतदरीज कम होता जा रहा है। इस हद तक कि मेरे पास कई कॉल्स आती हैं एज ए DG हेल्थ, तो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पेशेंट को, मतलब बड़ा डिलेमा है कि कोई मरीज सीरियस हो और उसे वेंटिलेटर की जरूरत हो। लेकिन मैं इधर एक बात कहना बड़ा जरूरी समझूंगा कि वेंटिलेटर्स हल नहीं है किसी चीज का, हल है प्रिवेंशन। हम क्यों इंतजार करें कि कोई इंसान बीमार हो के हॉस्पिटल एडमिट हो, सबसे पहले उसे कोरोना पॉजिटिव हो, जो पहला स्टेप है। उसके बाद लेकिन डॉक्टर साहब, आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि जो मैनेजमेंट होती है, ये इंतजामिया होती है, वो हमेशा वर्स्ट के लिए प्लान करती है, क्योंकि अब सूरत हाल तो इस कदर बिगड़ गई है कि 70,000 केसेस जो हैं और 3,000 के करीब अगर डेली रजिस्टर्ड होना शुरू हो गए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये बात तो फिर एक अलग साइड पे हो जाती है कि वेंटिलेटर्स के बारे में सोचना या उन तक अप्रोच करना ये और बात है। लेकिन सिचुएशन तो सर अब खराब हो रही है ना? जी बिल्कुल, आपसे मैं एग्री करूंगा, लेकिन हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते। अगर आप 2% पॉपुलेशन भी निकाल लें जो सीरियस होती है, तो आप 10 लाख की 1000, 2000 के 20 लाख की 2000, इस वास्ते पूरे पाकिस्तान की 2% निकालें तो ये बहुत हाई परसेंटेज बनती है। तो हमें दोनों फ्रंट्स पे अपने आप को प्लान भी करना होगा, एग्जीक्यूट भी करना होगा और आंखें खोल के रखनी होगी। वेंटिलेटर्स तो एक तरफ हैं ही हैं, लेकिन साथ हमें प्राइमरी प्रिवेंशन पे जोर देना होगा, ताकि हमारा बोझ हॉस्पिटल से उसी तरीके से कम हो। अगर हम सिर्फ वेंटिलेटर्स के पीछे चले गए, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं, सारी दुनिया के वेंटिलेटर्स आप अगर जमा कर लें एक मुल्क में, लेकिन अगर प्रिवेंशन नहीं है कम्युनिटी लेवल पे, कोई दुनिया का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप अमेरिका लें, रूस ले लें, स्पेन ले लें, इटली ले लें, जिसमें आप लोगों को हॉस्पिटल्स में एडजस्ट नहीं कर सकते। यस, आपको देखना है कि हॉस्पिटल्स में अगर 10 की कैपेसिटी थी, तो क्या आपने प्लान किया है कि 30 की कैपेसिटी या 100 की कैपेसिटी, उसमें सर्ज, हम अपनी जबान में इसको सर्ज कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, कि 10 बेड्स तो अभी अवेलेबल हैं, और इसके बाद अगर तादाद। अच्छा डॉक्टर हसन, मैं आपसे डिटेल में बाकी उमूर पे भी बात करूंगा कि हमारे स्टाफ की क्या कंडीशन है, हमारी अवेलेबिलिटी क्या है। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? वेंटिलेटर्स की भी सर्च कैपेसिटी के बारे में रखना होता है, और हमने रखा हुआ है, प्राइवेट पॉइंट आ गया, ऑन बोर्ड लिया हुआ है। डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया आपका। मैं वापस आपके पास आता हूं, मुझे जाना है नौरीन फारूक साहिबा की बात। नौरीन साहिबा, गवर्नमेंट इस खदशे का इजहार करती रही है बार बार, और अब जिस तरह से हॉस्पिटल्स की बात आ रही है कि जी स्पेस कम होती जा रही है, क्या इस बात का अंदेशा था और इसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लानिंग थी कि अगर खुदा न खास्ता हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर इतना दबाव पड़ता है तो हम क्या करेंगे फिर? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये तो सारी सिचुएशन फोरसी कर रहे थे हम लोग, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम हुकूमत सबसे इल्तिजा कर रही थी
लॉकडाउन से पहले भी कि आप लोग SOPs को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जो भी आपको एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उनको फॉलो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि अवाम के अंदर वो अवेयरनेस समहाउ नहीं जा रही। आप ये देखें कि अभी तक लोग इस चीज को ये सीरियसली नहीं ले रहे कि कोविड कोई चीज भी है। मतलब लोगों का ये ख्याल था कि ये शायद ऐसी एक वबा बनाई गई है और ये हमें डराया जा रहा है। मैंने यहाँ तक सुना लोगों से कि लोग कहते थे कि जो बीमारी हमारे माल मवेशी को नहीं लग रही वो भी तो जानदार हैं, वो नहीं मर रहे तो इंसान क्यों मरेंगे। मतलब इस तरह की जहनी कैफियत है अवाम की। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक एक मरहला है जिससे हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। और हुकूमत के पास जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे कि डीजी साहब ने कहा कि अगर 10 बेड्स का अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम उसको एट द मोस्ट 30 पे ले जा सकते हैं, हम उसको 1000 पे तो नहीं लेके जा सकते। और आप बाकी ममालिक में भी देखें जिस तरह के कोविड से उन्होंने जहां भी उनको टेलीफोन, यूके में, अमेरिका में, यूरोप में जहां भी आए हैं, हमारे अपने जानने वालों को जिनको ये हुआ है, उन्होंने जब उनको टेलीफोन किया उन्होंने उनको यही कहा है कि आप घर पे रहें, आप अपने एहतियात करें, आइसोलेशन में रहें, ये नौबत ना ही आने दें कि आपको अस्पताल में जब तक कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो ये इस वक्त एक बड़ी एक गैर जरूरी एक सिचुएशन जरूर है, हम इसमें से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी मैं समझती हूँ कि अवाम का बहुत ज्यादा काम। ठीक है, आप कह रहे हैं गैर मामूली सिचुएशन है। अच्छा नूरी साहब ये फरमाइएगा कि अब NCOC का कल इजलास होगा, इस इजलास पे मुतवक्का तौर पे क्या फैसला हो सकता है? लोगों को ये भी है कि क्योंकि एहतियात उस तरह नहीं की गई, जिम्मेदारी का मुजाहरा उस तरह नहीं किया गया, तो क्या वापस लॉकडाउन हो सकता है? अगर लॉकडाउन होता है तो मजदूर तबका जो है फिर परेशान है कि अब उसका क्या बनेगा, कि थोड़ा सा मामला बेहतर हुआ था उसकी रोजी रोजगार के हवाले से, तो अब वो क्या करेगा? तो इन चीजों को भी गवर्नमेंट और NCOC के जो स्टेक होल्डर्स हैं क्या मद्देनजर रख रहे हैं? क्योंकि सिंध की मैं सूरत हाल देख रहा था, सिंध में तो वो काफी रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने काफी तजवीज ऐसी तैयार की हैं जो कि कारोबारी तबका भी चाहता है, जो कि स्कूल्स भी चाहते हैं और जो बाकी मामलात में वो भी चाहते हैं। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो ब्रेन है हमारा, जो NCOC में काम कर रहा है, जो बेस्ट ब्रेन जिसको कहा जाता है, आपकी इंटरेक्शन भी उनके साथ होती होगी, ये डेटा देखते हुए वो क्या फैसला हो सकता है जिसके लिए हमें मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए? देखिए जी, एक तो ये सिचुएशन जैसे मैं कह रही हूँ कि गैर मामूली है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो अवेयरनेस दिलवाने की है। अगर हम एक चीज को देखें, अगर हमने कहा कि हम दर्जी की दुकान को खोलने की इजाजत देते हैं, तो अगर हम दर्जी की दुकान को खोलने की इजाजत देते हैं तो फिर हमें कपड़े की दुकान को भी खोलना पड़ेगा, हमें रंग की दुकान को भी खोलना पड़ेगा, हमें तमाम उससे लिंक्ड है और ये तमाम डेली वेजर्स हैं। और अगर हम इनको और इनके रोजगार है, हम आपने देख लिए कि कितनी हम स्कीम्स लाए, एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स चले हैं, लेकिन इसके बावजूद हम 22 करोड़ अवाम को उनके घरों में बैठे हुए उनको ये सारे अशियाए खुर्दनी मुहैया नहीं कर सकते। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमें जरूरत है कि हम लॉकडाउन को खोलें और लोग अपने डेली वेजेस के काम शुरू करें, मगर इसके साथ साथ इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये जो कल इजलास होगा इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म हमें लाना पड़ेगा जहां पे हमें SOPs को फॉलो कराना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जाते तो SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। आपने SOP स्ट्रिक्टली फॉलो करने के हवाले से बात की है, तो इस्लामाबाद इंतजामिया ने कोई इक़दामात लिए हैं इस पर? हमने AC इस्लामाबाद असदुल्ला खान साहब को टेलीफोन लाइन पे लिया है। असद साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। असद साहब बताइएगा, दफा 188 इसकी नौबत क्यों आई? ये तो यकीनन सवाल ऐसे है कि इसका जवाब सबको ही पता है, तो इस्लामाबाद में क्यों आपने ये स्टेप लिया है? केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही हैं इसलिए, या अस्पतालों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका है और आप वो काउंटर अब नहीं कर पाएंगे फर्दर अगर हुआ तो इसलिए? तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी दीजिएगा और बताइएगा कि अमल दरामद किस हद तक हो रहा है कानूनी तौर पे, क्योंकि मैं भी क्योंकि इस्लामाबाद में रहता हूं, अभी मैं आया हूं तो मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा मास्क पहने हुए। सर जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और तादाद इनकी बढ़ती जा रही है। इसकी हट की बात कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टास्क है ना, ये है कि हमने इसकी प्रिवेंशन का सोशल डिस्टेंसिंग आपने रखनी है। आपने अपने प्रिवेंशन इसकी है कि आपने मास्क पहने, ग्लव्स पहनने हैं,
तो जब तक आप ये नहीं पहनेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ती जाएगी, ये तो बात क्लियर है। इसमें हम जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने डिसाइड किया है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कराना है, और ये तो वैसे भी नेशनल लेवल पे ये जो इसके ऊपर हुई है इम्प्लीमेंटेशन आती है, उसके ऊपर डिसाइड हुआ कि नेशनल के मास्क और ग्लव्स आपने पहनने हैं। उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई भी लीगल ऑर्डर हो गवर्नमेंट का, उसकी वायलेशन हो तो वो 188 CPC के तहत जो कार्रवाई होती है। ठीक, उसके अंदर ये तो मिनिमम है कि हम 3000 फाइन करेंगे। इससे हटकर मैंने जैसे कल वोरी टाउन में जो मेरा एरिया है वहां पर मैंने वहां पर कार्रवाई की। हमने कुछ बेकरी थी जहाँ पर वर्कर्स ने मास्क नहीं पहने थे, मैनेजर से मास्क नहीं पहने, तो हमने उनको सील किया है। तो अभी तक वो चीज में कल उनके ऊपर डिसाइड होगा करना क्या है। तो ये तो बेयर मिनिमम हम कह रहे हैं कि हम फाइन करेंगे। इसके अलावा अगर रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज हैं, अगर वहां पर वो नहीं पहनते तो हम उनको सील करेंगे। पनिशमेंट है कंपेयर टू जो फाइन 3000 सुना रहे हैं। तो असदुल्ला साहब, ये तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं कारोबारी तबके के हवाले से, जो इतनी बड़ी तादाद में लोग रोड्स के ऊपर बगैर मास्क किए पहने बाइक पे हैं या पैदल चल रहे हैं या बस स्टॉप पे खड़े हैं, व्हाट अबाउट देम? बिल्कुल उनके ऊपर भी है। हमारी जो पुलिस फोर्स है इस्लामाबाद पुलिस की, वो उनको इम्प्लीमेंट कराएगी। अगर नहीं होगा तो देखिए ये तो सिंपल FIR बनती है। तो FIR होती है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसकी बेल नहीं होती, इसकी नॉन बेलेबल है, तो आप जुडिशियल भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो फाइन पे फिर हमने एक इजी टारगेट में फाइन होगा, उससे हटकर इसकी जो पनिशमेंट है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, 6 महीने तक सजा भी है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो लोगों से गुजारिश है कि आप हमें मुश्किल में डालें, अपना मुश्किल में मत डालें। आप मास्क पहने, इतनी कॉस्टली चीज भी नहीं है, ऑपरेटिवली अवेलेबल भी है हर जगह पर। अच्छा असदुल्ला साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तक आपके पास इस्लामाबाद के कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो हॉट स्पॉट्स हैं जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है? वैसे तो तादाद यकीनन हर जगह ही काफी है, लेकिन अभी एरियाज कौन से हैं जो सामने आए? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें इंडस्ट्रियल एरिया I-10 जो है वहां पर काफी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसमें हमारे रूरल एरियाज में प्राइमरी वाली साइड पे है केसेस और बाराको में है केसेस जो है। तो जहाँ पर रूरल एरिया पे जाते हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो उतना नहीं होती जितना होनी चाहिए, लेकिन हम अपने जो मेजर्स हैं वो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब मैं जैसे बताया हमने कार्रवाई की, कल की, आज भी कार्रवाई हो रही है, आपकी रेगुलरली होती जाएगी। और पुलिस को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अगर मास्क नहीं पहनते तो आपने बंदे को गिरफ्तार करना और FIR करनी है। बिल्कुल हम भी चाहते हैं लोग बाद में नाराज होते हैं कि जी पुलिस में ज्यादती करती है, क्योंकि ये चीज हमें इम्प्लीमेंट कराने की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे प्राइवेट को। अच्छा ये बताइए कि जो जुर्माने आपकी तरफ से हुए, अभी ये किए जा रहे हैं जुर्माने, मतलब लोगों को, और ऐसे केसेस सामने आए हैं, ये सिर्फ अभी नोटिफिकेशन तक की बात महदूद है? देखिए मास्क की हद तक तो अभी कल रात नोटिफिकेशन हुआ है। उससे पहले डबल सवारी थी और लोग इस्तेमाल इकट्ठा करते, उसके ऊपर हम करते थे। 144 भी है इस्लामाबाद में? जी 144 है, 44 भी है और 188 भी है। नहीं 144 के तहत आप एक ऑर्डर इशू करते हैं, नोटिफाई करते हैं, और सजा जो है वो 188 की। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। असदुल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया डिटेल में कि इस्लामाबाद इंतजामिया इस वक्त क्या कर रही है। इसे अच्छा इकदाम तो नहीं कह सकते, सख्त इकदाम जरूर है, लेकिन इसका फायदा जो है अल्टीमेटली लोगों को ही है। अगर आराम से और जैसे पब्लिक मैसेजेस जो हैं वो टीवी चैनल्स के जरिए मुख्तलिफ चलाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है, उससे अगर लोगों को नहीं समझ आती तो अल्टीमेटली फिर इंतजामिया को ये सख्त इक़दाम लेना पड़ेंगे। डॉक्टर हसन साहब दोबारा वापस आते हैं जी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स के ऊपर, जरा बताइएगा पिम्स के हवाले से। पिम्स का अपना जो अमला है वो काफी हद तक मुतासिर हुआ है। पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे, तर्जुमान पिम्स से ख्वाजा साहब से, तो ख्वाजा साहब उस पे जो है वो काफी हद तक नाला हो रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि ख्वाजा साहब खुद जो है वो कोविड-19 में मुतासिर हो चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा दे। इस वक्त तो हमारे अस्पताल हैं, पिम्स है, फिर पॉलीक्लिनिक है और हॉस्पिटल्स हैं। आप कितनी कैपेसिटी कितनी है, लोगों का रश कितना है और कितना हम इस वक्त जो है वो बेयर कर सकते हैं इस्लामाबाद की हदूद की अगर बात करें, क्योंकि इस्लामाबाद शहरी भी है और इस्लामाबाद देही भी है, दो इलाकों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस्लामाबाद एक्चुअली शहरी और देही के अलावा एक और भी सिलसिला है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पूरे पाकिस्तान से, खास तौर पे KPK और पंजाब और ये मरी और मतलब इर्द गिर्द के तमाम इलाकों से मरीज आते हैं। तो जो ये हॉस्पिटल्स हैं ये इस्लामाबाद पिंडी के अलावा जो बर्डन ऑफ डिजीज है उनका भी शेयर कर रहे हैं।
तो आप इमेजिन करें कि कितना ज्यादा बढ़ जाता है, ओवरवेलम हो जाता है। डेफिनेटली इन्होंने शुरू में 30 बेड्स रखे थे, उसके बाद 100 किए, उसके बाद 200 किए। सर, मैं आपको जो बात बताने की पहले भी कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी ऑन बोर्ड है, और जो फकत मुश्किल है वो आईसीयू और सीरियस पेशेंट्स की है, और उसको हम किस तरह रोक सकते हैं कि इस अवेयरनेस के साथ कि एक तो लगने से बचाएं, दूसरे वक्त पे आप एक डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लें। इसका इलाज मौजूद नहीं है, वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सपोर्टिव मेजर्स हैं कि अगर वक्त पे कुछ आपको सपोर्टिव मेडिसिन दे दी जाएं तो आप इज्तिनाब कर सकते हैं, और कम से कम इसको मजीद फैलने से बचा सकते हैं, और हॉस्पिटल्स पे बर्डन कम होगा। अच्छा, हॉस्पिटल्स पे डॉक्टर साहब, लाहौर में ज्यादा बर्डन बढ़ चुका है जी। लाहौर में एक दवा है जवाब ये जी, लाहौर में एक दवा है टेम्बरा, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कंसेंसस डेवलप हुआ कि ये दवा दी जाए उन मरीजों को जो कि काफी तशवीशनाक हालत में हैं, तो काफी अच्छे नताइज आए हैं। आप तक भी कुछ तरह की इंफॉर्मेशन पहुंची है जी? जी, इंफॉर्मेशन नहीं, हम हॉस्पिटल्स में ये यूज भी हुई है। ओके, देखिए, मैं आपको ये बात, आपने अच्छा किया ये सवाल कर लिया, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अभी हतमी तौर पे किसी दवा, चाहे वो क्लोरोक्विन हो, चाहे वो टेम्बरा हो, चाहे वो कोई भी दवा हो, एंटीवायरल हो, उसके बारे में हमें हतमी तौर पे नहीं बताना चाहिए। ये तमाम की तमाम ट्रायल स्टेजेस में है। मेरा एक कलीग डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ में ईद के दिन हमने उसको लूज किया है, उसको वो शहीद हुआ है, तारिक महमूद नाम था, उसे टेम्बरा मिली है तकरीबन कोई 6-7-8 घंटे पहले, सीरियस होने से पहले। ये हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ये बड़ी गहराई की चीजें हैं कि एक दवा हम उसको जनरल में आपको टीवी पे कह दूं और सारा जमाना वो टेम्बरा खरीदना शुरू हो जाए, इस तरह नहीं है। और ये हिट एंड ट्रायल का भी मेथड है, रिसर्च के अंडर है। कुछ पेशेंट्स पे जो किसी और स्टेज में थे उन पे ये कामयाब भी हुई है, लेकिन अब मेरे सामने मैंने आपको एक मिसाल दी, चुनांचे जब तक रिसर्च करके, ट्रायल करके, प्रॉपर करके कोई दवा सामने नहीं आ सकती, उसके बारे में हमें हतमी बात नहीं कहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, राइटली पॉइंटेड आउट जी। मैं इससे पहले नौरीन साहबा को इन्वॉल्व करूं, आप फरमाइएगा, ये जो अभी स्टाफ के हवाले से काफी खबरें आ रही हैं कि स्टाफ बहुत हद तक मुब्तला हो रहा है इसके अंदर, क्या बतौर डीजी हेल्थ इस्लामाबाद आप बता सकते हैं कि पीपीईज और जो गैजेट्स रिक्वायर्ड हैं, N95 मास्क हैं, ये सब हमारे स्टाफ को अवेलेबल हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी जो मामलात हैं बाकी सप्लाई के हवाले से तमाम अवेलेबल है स्टॉक जी? जी, डॉक्टर आपकी आवाज बीच में कट गई थी, लेकिन मैं सवाल आपका समझ गया हूं। जी, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, मुझे आ गई आपकी बात। जी, ऐसा है कि जब शुरू में मार्च, आपको पता है पाकिस्तान में इन्फेक्शन मार्च में पहुंचा, शुरू के 15-20 दिन, एक महीना बहुत डिफिकल्ट था जब प्रोक्योरमेंट इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। इस वक्त तमाम पीपीईज मौजूद हैं, तमाम जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं उनके पास मास्क हैं, खासी तादाद में है, एनडीएमए का वेयर हाउस है, पिम्स, पॉलीक्लिनिक, दूसरे हॉस्पिटल्स, इवन प्राइवेट हेल्थ केयर सेटअप्स की भी मदद की जा रही है जिनको चाहिए होता है। अवाम को भी ये स्लम्स में भी मास्क बांटे जा रहे हैं, और जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं उनको इस किस्म के इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है जिससे वो प्रोटेक्ट रह सकें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नौरीन साहब, फरमाइएगा, अभी कंसेंसस की बड़ी बात हो रही है जी। सिंध का जो मामला है वो काफी शुरू से ही उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। विफाक NCOC के तहत जो भी मामलात होते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के बाद जो कंसेंसस डेवलप होता है तो उसके बाद इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होती है। ये कंसेंसस कैसे डेवलप हो सकता है? कौमी असम्बली का इजलास भी हमने करके देख लिया, उसमें तकरीर भी हो गई, लेकिन वहां पे भी कोई एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो सका। इसकी क्या रीजन बनती है कि क्या इस बड़े सानहे को जो इस वक्त कोविड-19 की सूरत में हमारे सामने दरपेश है, ये भी सियासत की नजर हो जाएगा? देखिए जी, ये फिर वही बात है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज भी अगर ये इतनी बड़ी आफाकी एक वबा आ गई है जो पूरी दुनिया पे छाई हुई है,
और इसमें अगर हम अपने 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना के बैठ जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि वफाक जो है वो गलत डिसीजंस ले रहा है और सूबाई हुकूमतें ज्यादा बेहतर समझती हैं, तो ये एक बहुत ही बेवकूफाना रद्द अमल है। और इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। इस वक्त तमाम पार्टीज को यकजा होना चाहिए, हमें एक पेज पर होना चाहिए। हमें क्या पूरी दुनिया देखें, हम सारी दुनिया से इस वक्त जो इंफॉर्मेशन जो बाकी दुनिया के साथ जैसे उन्होंने बिहेव किया है, जिस तरह उनके रिजल्ट्स आए हैं कोविड-19 के बाद, हम उनको देख रहे हैं और उसी से फिर हम अपने एसओपीज बना रहे हैं। तो इस वक्त बहुत सख्त इत्तेहाद की जरूरत है, हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। इस वक्त ये अपनी सियासत के जुमरे में आके इसमें अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ज्यादातर सिंध में भी अब उन्होंने वफाक के साथ आई थिंक अब वो आ जाएंगे, हमारे साथ ताउन करेंगे और बाकी सूबाई हुकूमतें भी। चले, अच्छी बात है। अच्छा, बजट में बड़ी बात हो रही है नोडी साहबा, ये कहा जा रहा है कि बजट जो है इस मर्तबा का ये वो बजट नहीं होना चाहिए जो कि रवायती तौर पे हमारा बजट होता है, जिसमें टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाने के इक़दामात होते हैं, बल्कि इस बजट में ज़्यादा ख्याल उन लोगों का रखना चाहिए जो कि जिनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि जो अफोर्ड कर सकें, और इसको बजट को स्टिमुलस होना चाहिए। तो यकीनन आपके हलकों में भी बातचीत इस हवाले से यकीनन होती होगी। बजट किस तरह का होगा? लोगों की एक बड़ी इस हवाले से बड़ी तवक्कुआत हैं इस बजट के साथ। हाउ यू सी कि 12 जून को जो बजट पेश होगा वो बजट कितनी तवक्कुआत के मुताबिक होगा, कीपिंग इन व्यू कि हमारे पास जो हमारे जो फिस्कल स्पेस है वो हमारी बड़ी महदूद है? देखिए जी, अवाम को तो यकीनन बजट जब भी बनाया जाता है तमाम जरूरियात को, डिफेंस को और बाकी जितने भी हमारे तमाम तर और सेक्टर्स हैं उनको मद्देनजर रख के ही बजट बनाया जाता है। इस वक्त क्योंकि कोरोना की गैर मामूली सूरत हाल है तो यकीनन इसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। अभी मुझे खुद भी इतनी इतलात मौसूल नहीं है, हम यकीनन इसमें अपनी राय दे सकते हैं। अभी देखें कि कैसा बजट आता है, लेकिन जैसा कि वजीर आजम साहब बार बार इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं और उनकी बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस भी हैं डेली वेजेस के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बजट जो आएगा वो आवाम दोस्त बजट होगा। ठीक है डॉक्टर हसन साहब, मैं आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा। अभी आपको जिन लोगों का जो डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, जिन लोगों की अमवात इसमें हो रही हैं, दुनिया के अगर साथ हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान में जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि ये 30 से लेके 45 साल की उम्रों के ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जबकि बच्चों की भी शुक्र है खुदा का कि रेशियो कम है, और जो बुजुर्ग वो लोग हो रहे हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हैं। तो आपका डेटा एनालिसिस क्या कहता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, किसमें फर्टिलिटी रेट ज्यादा है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये तकरीबन 21 से लेके 45 साल तक का जो एज ग्रुप है, बल्कि मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, 50 साल का एज ग्रुप ज्यादा है, तो ये सॉर्ट ऑफ यंग एज ग्रुप ही है। उसमें जो हमारा एनालिसिस है, और बूढ़े लोग वही हैं जिनकी कोई कोमॉर्बिड हिस्ट्री हो, यानी उन्हें शुगर की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की थी, हार्ट की थी, स्मोकर्स थे, या कोई और पहले से बीमारी एग्जिस्ट करती थी और साथ उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो हमारा एनालिसिस अभी तक यही है। जाहिर है ये एम्पेरिकल एविडेंस अभी नहीं है, लेकिन एक जनरल एनालिसिस यही है कि जवान लोग का एक्सपोजर ज्यादा हुआ है, वो बाहर ज्यादा जा रहे हैं, उन्होंने एहतियातें कम की हैं, उनका एक्सपोजर उनको कोरोना ज्यादा लगा है मिलने जुलने सोशलाइजेशन की वजह से। और बूढ़े लोग चूंकि कन्फाइंड हैं घर पे, उनको कम लगा है। तो चूंकि ये बीमारी ऐसी है जो किसी को भी लग सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई बीमारी मौजूद है तो सारी दुनिया की स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि उन लोगों की अमवात या वो लोग ज्यादा सीरियस हो जाएंगे जिनमें पहले कोई कोमॉर्बिड बीमारी मौजूद है। अब जवानों का सिर्फ इसके अलावा और कोई चीज समझ नहीं आ रही कि या तो उनमें इम्यूनिटी कम है या उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो हम इस नतीजे में पहुंचे कि उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह इस्लामाबाद में इन्होंने दफा 188 और 144 के तहत कानून की अमल दरामद की पाबंदी और इन्फोर्समेंट की है, तो अब लोग अंदर रहेंगे, जवान भी अंदर रहेंगे, और कम से कम एक दूसरे को लगेगा और कम से कम लोग बीमार पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, गॉट योर पॉइंट जी। अच्छा, अजीम चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बात कर लेते हैं। अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है जी, काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। इसमें इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक एफर्ट की है कि 188 लगा के, और उसके बाद जो है वो 3000 जुर्माना भी, और अगर कोई नहीं सुनता तो उसके बाद फिर जेल भी भिजवाया जाएगा। ये हालात जो है इस वक्त तक, जो इस नहित तक जो पहुंचे हैं, इसमें बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ आम आदमी जो अवाम है उसकी अंडरस्टैंडिंग का इशू है, उस तक सही तरह इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, वो इंटरनेट के, सोशल मीडिया के जो चीजें चल रही हैं उससे कंफ्यूज हो चुका है। व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या वजह है कि लोग इसको बाय क्यों नहीं कर पा रहे? मेरी गुजारिश ये है कि हम बेएहतियाती की इंतहा को पहुंचे हुए लोग हैं और हम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला बगैर एहतियात के हमें बचा देगा। अगर बैतुल्लाह बंद हो सकता है तो हमें भी चाहिए था कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला और हमारे दीन और हमारे मजहब और हमारी रवायात ये कहती हैं कि एहतियात करना जरूरी है और एहतियात के बगैर मुमकिन नहीं है कि हम इस बीमारी से, इस वबा से बच सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जमाने में जब उन्होंने ये कहा कि कहीं वबा फैले तो वहां से मत आओ और वहां मत जाओ, इसका मतलब ये था कि वबा फैली थी और उन्होंने ऐसा हुक्म जारी किया था। जी, ताउन के मरज के बारे में कहा जाता है। जी, हमने लापरवाही की इंतहा की है। आप इस्लामाबाद की मार्केट्स में देख लीजिए और इस्लामाबाद के दीगर मामला जो है उनको देख लीजिए। अभी डॉक्टर साहब दही और आप भी दही और शहरी आबादी की बात कर रहे थे, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा जी। बिल्कुल लोग जिस तरह मिल रहे हैं एक दूसरे से, जिस तरह बेहतियाती की जा रही है, पहले हाथ धोने का मामला था वो भी मुझे अब कम नजर आता है। इसका मामला था कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह साफ रखें, अपने फासला रखें, मास्क पहने, ये सब चीजें लोगों की बेहतियाती की वजह से अब कम होती हुई नजर आ रही है मार्केट्स में, दुकानों में, मॉल्स में। बावजूद इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम ईद के बाद इसको रिव्यू करेंगे कि इस पे क्या सूरत हाल है और फिर हम इस पे फैसला देंगे। मैं यकीन रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का नोटिस लेगी और वो भी एक गाइडलाइन जारी करेगी। कल अब हुकूमत पाकिस्तान ने आला सतही इजलास बुला रखा हुआ है। मैं तवक्को करता हूं कि उसमें यकीनन डॉक्टर्स की बात को, पैरामेडिक्स की बात को, आवाम की बात को, और जो सूरत हाल पैदा हुई है ये तशवीशनाक है। शुरू में एक आध मरीज था और अब एक दिन में 88 मरीज हैं, तो रेशो आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि कहां से कहां पहुंच गई है। बहुत बढ़ गई, शुरू बहुत ज्यादा बढ़ गई, तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। और हम दुनिया के जो पहले 10-20 ममालिक हैं उनमें शुमार हो गए हैं। हमें इससे बचना चाहिए। हमें अपनी तमाम मामलात पे नजर सानी करने की जरूरत है। अगर हमारे डॉक्टर्स ही नहीं बचेंगे, और बावजूद इसके कि अब उनके पास किट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर माँ बाप दोनों डॉक्टर हो, बेटा खुद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो, उसका शिकार हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो फिर हमें इस बात को महसूस करना चाहिए कि ये ऐसे ही नहीं है, ये किसी ने साजिश नहीं की हुई, ये कोई बीमारी नहीं है, ये संगीन बीमारी है, ये बहुत सख्त है। अजीम चौधरी साहब, दो महीने से जायद हो चुके हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज मुसलसल अपनी ट्रांसमिशन के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचा रहा है। क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि हम लोगों को रियलाइज करवाएं कि ये रियलिटी है, मिथ नहीं है? मेरी इसमें एक छोटी सी गुजारिश है। जब आपकी ट्रांसमिशन शुरू हुई तो मैंने उस वक्त जब अपने जहन में ये बात रखी कि मुझे आपसे बात करनी होगी, तो मेरा ये ख्याल है कि पैमरा को अब चाहिए कि वो आगे आए। पीटीवी तो अपना रोल अदा कर रहा है और बहुत मौसर तरीके से कर रहा है। तमाम टीवी चैनल्स को कहा जाए कि पब्लिक की सेफ्टी के हवाले से वो 1 घंटे के प्रोग्राम इस पे शुरू करें और इस पे वो ओपिनियंस भी लोगों से लें और बीमारी के हवाले से जो होने वाली सूरत हाल है उसको भी लें, मईशत के हवाले से भी गुफ्तगू करें, लेकिन बीमारी के हवाले से करें, लोगों की गुर्बत के हवाले से भी बात करें, हुकूमत के वसाइल के हवाले से भी बात करें, अच्छे शहरी की जिम्मेदारियों के हवाले से भी बात करें, टैक्स की बात भी करें। हमें गैर मुल्की इमदाद इस सिलसिले में नहीं मिल सकेगी। अगर कहीं से मिली भी तो वो इस काबिल नहीं होगी कि हम सब चीजों को संभाल सकेंगे। महंगा है सब कुछ, इस पर बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और पैसे पाकिस्तान के मुखैर हजरात बहुत मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर पिछले 2 महीनों में लोगों ने किए तो आइंदा भी कर सकते हैं, लेकिन तावक्त है कि हम में यूनिटी हो, हम में इत्तफाक हो और हम बेहतर तरीके से चल सके।
एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, आप भी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि 188 के तहत ये अब किया जाएगा। देखिए, जुर्म होता है 144 के तहत और उसकी सजा 188 के तहत दी जाती है। ठीक, 188 खुद ऐसा नहीं है कि जिसके तहत आप सजा देंगे। हाँ बिल्कुल, वो एसी इस्लामाबाद ने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। मैं नूरीन फारूक इब्राहिम साहिबा को यहाँ पे इन्वॉल्व करता हूँ। अगरचे ये हुकूमत की स्टेटेड पॉलिसी नहीं है कि हम कोई हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैडम आपको लगता नहीं है कि ये जो हालात चल रहे हैं, जितनी तेजी से ये फैल रहा है, तो अल्टीमेटली ये कोई हार्ड इम्यूनिटी की शेप नजर आती है, जैसे हमने स्वीडन में या वहां पे मामलात जो हैं वो होते देखे, जिसमें कहा जाता है कि जी अगरचे हर्ड इम्यूनिटी अल्टीमेटली इसमें जाना ही है, तो इसमें अमवात ज्यादा हो सकती है, शरह ज्यादा हो सकती है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट कि ये हर्ड इम्यूनिटी वाला मामला नहीं हो शुरू हो गया? देखिए जी, जब हुकूमत आपको अवेयरनेस भी दे रही है, अभी आपने कहा कि क्या तरीका अपनाया जाए, अब आप टेलीविजन पे भी दे रहे हैं, आप रेडियो पे भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी टेलीफोन की जो रिंग टोन है उस पर भी ये वॉइस मैसेज सुबह उठे तो पहला मैसेज भी आया होता है। जी तो अब इसके बाद और कौन सा जरिया रह गया जी कि ये तो इसके बाद तो यही है कि आप या तो मुकम्मल कर्फ्यू की सूरत हाल हो, लॉकडाउन भी नहीं, कर्फ्यू की सूरत हाल हो, वो इस चीज को रोक सकती है, या फिर आप इसको हर्ड इम्यूनिटी कहना चाहते हैं तो वो कह लें, क्योंकि ये दो एक मेजर्स हैं जो कि हमें देखने हैं। एक तरफ फिर हमारी डेली वेजेस हैं और बाकी रोजगार है, जो भी जिंदगी आगे बढ़ानी है, हमने अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी है, अगर हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को इजाजत देते हैं तो उनसे मुंसलिक हैं, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि उनसे मुंसलिक हैं, फिर बाकी चीजें भी, बाकी बिजनेसेस भी, तो वो भी खोले जाते हैं। और जब हम वो खोलते हैं तो मसाजिद कहते हैं कि अगर आपने वो खोल दिए, टेलीविजन के और मीडिया के लोग खुले हुए हैं तो मस्जिदें क्यों नहीं खोली नहीं। तो ये एक पूरी एक चेन रिएक्शन है। तो इसमें सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि लोगों को इस वक्त अवेयर होने की जरूरत है। अफसोस के साथ हमारी कौम में ये शऊर ही नहीं है, वो आज भी ये समझ रहे हैं कि जो भी बला है वो अल्लाह ताला, अल्लाह खैर करेगा। ये एक हकीकत है, इसको हमें समझना है। कोरोना एक बीमारी है और ये एक पैंडेमिक है। अब लोग इस पैंडेमिक को, डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पैंडेमिक का मतलब ये हर एक को होगा, ये हर एक से गुजरेगा। इस वक्त जरूरत ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है जी, करने की जरूरत है, और दूसरा हमें एहतियाती तदाबीर करने की। बिल्कुल ठीक है, मैं ये पॉइंट मैं डॉक्टर साहब के पास लेके जाऊंगा। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो मामला, ये जो कह रहे हैं कि जी एक वक्त में ये सबको होगा, क्या ये बात ऐसे ही है? और ये जो खास तौर पे बात हो रही है कि हार्ड इम्यूनिटी, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन हमारा रवैया बिल्कुल हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हमें लेकर जा रहा है, ऐसा ही है जी? अच्छा, ये जरा एक टेक्निकल चीज है, इसको समझने की जरूरत है। मैं आपको अर्ज करता हूँ, हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि इतने लोग एक्सपोज हो जाएं जिनका एक्सपोजर हो लेकिन उनको बीमारी ना हुई हो, तो उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई हो। और हर्ट करते हैं रेवड़ को, जिस तरह आपका हर्ट जिस तरह होता है कि इतनी पॉपुलेशन एक्सपोज हो जाए लेकिन वहां बीमारी ना फैली हो। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दुनिया में एक तरह का फेल हो चुका है। सही है। वो इस तरह है कि जिस तरह इंग्लैंड ने पहले हर्ड इम्यूनिटी, स्वीडन ने शुरू की, वहां इतने फिर मरीज बढ़ गए और इतने ज्यादा हॉस्पिटल आने शुरू हो गए, इतनी ज्यादा डेथ शुरू हो गई कि उन्हें फिर लॉकडाउन करना पड़ा इवेंचुअली। इसमें जो नुक्ता है वो ये है कि अगर ये एक जरासीम हो ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, अगर एक जरासीम हो तो आपकी हर्ड इम्यूनिटी के पैदा होने के फिर भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इस वायरस की भी जिंदगी बड़ी 3, 4, 5 महीने की है, अभी हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि इसकी किस्में कितनी है। ठीक, आपकी 4 किस्में अगर मौजूद हैं, आप एक किस्म के खिलाफ इम्यूनिटी अगर पैदा होती है तो अगली किस्म अटैक कर लेती है, तो वो हर्ड इम्यूनिटी हो ही नहीं सकती। ये जरा एक टेक्निकल नुक्ता है। जिस तरह मैं आपको डॉक्टर अताउर रहमान का ये कहना था कि जिस किस्म का वायरस कोरोना चाइना के अंदर था, पाकिस्तान में उसकी एक मुख्तलिफ किस्म है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अच्छा, मैं आपसे जरा थोड़ा सा एक मिनट लूंगा जी। मैं आपको डेंगू की मिसाल देता हूं। 10 साल का हमारा तजुर्बा है डेंगू का। डेंगू की
4 किस्म की किस्में हैं, 4 वायरस की। तो एक के खिलाफ जब इम्यूनिटी पैदा होती है तो बाकी 3 के खिलाफ नहीं होती। अगले साल अगर उसी आदमी को दूसरी किस्म ने काट लिया है, वो वायरस उसके अंदर चला गया डेंगू का, बाकी 2 के खिलाफ नहीं होती। सो हर्ड इम्यूनिटी में ये बड़ा जरूरी है कि आप एक ओवरऑल तमाम उसकी किस्मों के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो, जो बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरा, अगर मेरे लिए कुछ टाइम है तो मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा कम्युनिटी की, जिस तरह मैडम ने बात की। सही बात की कि हमारे जो लोग हैं वो समझ, देखें इसमें हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो ह्यूमन बिहेवियर को जो लोग समझते हैं उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। मैंने भी कुछ स्टडीज की हुई हैं। इंसानी जो बिहेवियर है वो चेंज होता है 3 चीजों से, एक डर से, एक समझ से, और तीसरा एक और चीज है जो सिविलाइज सोसाइटी में है कि मैंने कम्युनिटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं खुद बचूंगा तो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। वेरी राइट। हमारे अंदर ये तीनों चीजों का फुकदान है। ना हमारे अंदर डर है, ना हम जिसको हम कह रहे हैं ना अवेयरनेस, वो शऊर या समझ भी नहीं है। कम्युनिटीज में बात की जा रही है कि ये अभी तक साजिश है और ये जानवरों को नहीं लगता और ये कोरोना वायरस एक मिथ है। आखिरी चीज आती है कि कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना, कि मेरी जात कंट्रीब्यूट करे कम्युनिटी से, तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपने आप को बचा के रखें। ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। अब जो फकत चीज रह जाती है वो है डर। वो कानून से, इन्फोर्समेंट से सामने आएगा, जिस तरह इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया है, लेकिन उसमें एक शर्त है, उसका बड़ा स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जरूरत है। हमें लोगों को मिसाल बनाने की जरूरत है कि आप पारा में या G7 में या G9 में जहां जहां ये वबा ज्यादा फूटी हुई है, वहां देखें हमने 10 लोगों को की FIR काटी है और उन्हें कोई किसी सूरत में हमने छोड़ा नहीं है। सो एक डर ही एक चीज रह जाती है और वो लॉ की इन्फोर्समेंट से आएगी, लॉ से नहीं आएगी, इन्फोर्समेंट से आएगी। तो ये एक छोटी सी मैं अर्ज करना चाह रहा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजीम चौधरी साहब, मैं आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा। आप बताइएगा, पाकिस्तान ने इस वक्त तक, जब से यानी 26 फरवरी का कि पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है और उसके बाद से फिर मामला चलता गया। मार्च में कम थे, अप्रैल में ज्यादा हुआ, मई में तो ये बिल्कुल ही ज्यादा हो गया और 70,000 तक मामला पहुंच गया। पाकिस्तान ने, NCOC ने, जो बेस्ट माइंड इसको तो हमारे पास मौजूद हैं, जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती थी, क्या वो नहीं अडॉप्ट की? नहीं, हमने वो सब कुछ किया जो हमें करना चाहिए था। हमने इस बात का भी एहसास किया कि लोग भूखे ना मर जाएं। हमने इस बात का भी एहसास किया कि हुकूमत के पास वसाइल कम है। वो सब चीजें जो मुमकिन हो सकती थी वो हमने की। लेकिन एक बात मैं आपके साथ गुजारिश, आप ये आवाज जो है ये खराब कर रही है, मुझे एको आ रही है। अगर इसको ठीक, आपकी आवाज क्लियर है, आप बोलते रहिए। अगर हम इस बात का एहसास कर लें कि 1% लोग इसका शिकार हो सकते हैं, तो 22 करोड़ की आबादी में से 22 लाख लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे और ये शायद दुनिया में सबसे बड़ी तादाद होगी। होगा तो 1%, लेकिन जरा गौर कीजिए कि इसके नतीजे में मुल्क के अंदर हालात क्या पैदा होंगे और जिस तरह यहाँ दफन करने का मामला होगा, लोगों की एहतियात का मामला होगा और फिर कितने मरीज हो जाएंगे। हम इस बात को तस्लीम करते हैं, हुकूमत तस्लीम करती है कि मई में इसने होना था, जून में इसने फिर होना था। हुकूमत बार बार कह रही थी कि एहतियात करने की जरूरत होगी और हमें चाहिए कि हम एहतियात का दामन मत छोड़ें, लेकिन हमने एहतियात ही का दामन छोड़ दिया। हमने इस बात को महसूस करना छोड़ दिया कि ये एक बीमारी मौजूद है और हमने लोगों से मिलना मिलाना, आना जाना और फिर मास्क ना पहना। एहतियात बहुत जरूरी है। एहतियात के अलावा कोई इलाज हमारे पास नहीं है। हुकूमत इससे ज्यादा बेहतर इक़दाम इन हालात में करके नहीं दे सकती थी। हुकूमत को इस पर मुरद इल्जाम ठहराने की कतन कोई जरूरत नहीं है। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी तरह के और शहरी जिम्मेदार हैं जो एहतियात नहीं कर रहे, इस बात को महसूस नहीं कर रहे कि मैं कैरियर हो सकता हूँ, मैं किसी दूसरे को ये मर्ज दे सकता हूँ। मुझे अपने आप को भी बचाना है और मुझे दूसरों को भी बचाना है। मेरी तो ये गुजारिश है आपके पास। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर हसन साहब, ये कहा जाता है कि जी हमारे जो टेस्ट हुए अभी तक, मेरा ख्याल है 5 लाख और कुछ हजार हुए हैं टेस्ट, वो ये कहते हैं कि जी जो आबादी है, आबादी का कोई 1% हो तो हमें डेटा का सही तौर पे अंदाजा हो सकता है। डोंट यू थिंक कि हमारे टेस्ट की जो कैपेसिटी है
अभी कोई 12,000 शायद गालिबन डेली की बेसिस पे पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो ये ज्यादा बढ़ने चाहिए ताकि हम जो सही तौर पे डेटा है या सही एनालिसिस है वो हम कर पाए। जी हमारे को 5.5 लाख टेस्ट हुए और एक हदफ है, इंडिकेटर है दुनिया में कि पर मिलियन पॉपुलेशन पे कितने टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन। तो पाकिस्तान के तकरीबन को 2,500 टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन हो रहे हैं। सऊदी अरब में मिसाल के तौर पे 23,000 हो रहे हैं, कनाडा में 43,000 हो रहे हैं, ईरान में 11,000 हो रहे हैं, इंडिया में भी 2,500, पहले वो हमसे बहुत कम थे लेकिन अब वो 2,500 पे आ गए हैं। सो अब ऐसा है कि देखें, ये तो स्टैटिस्टिक्स की बात है, हमारा अभी का डाटा भी काफी है एनालिसिस तज्जिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ये डाटा हमें कोई धोखा नहीं दे रहा, ये हमें क्लियर बता रहा है। मैंने पिछले कोई 15 दिन करके पिछले 2 महीने की एनालिसिस की है। 2 महीने से अगर आप शुरू करें तो पहले 15 दिन जो बनते हैं उसमें हमारे कोई 20% मरीज बढ़े, अगले 15 दिन जो बनते हैं 40% बढ़े, और आखिरी 15 दिन जो बनते हैं 60% मरीज आपके बढ़े हैं। जो भी डेटा मौजूद है उससे एनालिसिस आप निकाल सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि जिस तरह की हमारी कंडीशंस हैं, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, जिस तरह लोग बेहतियाती कर रहे हैं और ये बतदरीज बढ़ रहा है, और 88 डेथ्स एक दिन में होना, आज के दिन कल 78 थी, परसों 56 थी, उससे पहले देखें 22, 23, 30 तक रेशियो रह रहा था। ठीक है, ये तमाम इंडिकेटर्स यही शो करते हैं। तो आपके टेस्ट तो जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे, आप सही फरमा रहे हैं, उतना हमारी जहन की उलझने और खुलती चली जाएंगी। लेकिन प्रेजेंट डेटा भी हमको काफी कुछ बता रहा है। बिल्कुल ठीक है। बुनियाद पे आप तीनों मेहमानों, डॉक्टर हसन नूरीन साहिबा और अजीम चौधरी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल डिस्कशन, और यकीनन जो डिस्कशन, जो डेटा और जिस तरह का एनालिसिस आपने दिया है उससे एक ही बात का नतीजा अखज़ होता है कि इंडिविजुअल ने अपना किरदार अदा करना है, एक फ़र्द ने अपना किरदार अदा करना है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमने मिन हैसुल कौम इस कोरोना की वबा के ऊपर काबू पा लिया है, और हम काबू पा सकते हैं। अभी भी जिसे कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। अभी भी अगर हम चाहें तो हम जो खास तौर पे मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपने ऊपर लाजिम कर दें, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें। ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे जो है वो